नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज मैं आप लोगों को बैक टू बैक दो स्टोरीज क्राइम की सुनाऊंगा और दोनों स्टोरीज बिल्कुल डिफरेंट है। तो दूसरी स्टोरी जो है उसके बारे में कोई प्रॉम्प्ट नहीं करूंगा और जो पहली स्टोरी है आइए उसकी शुरुआत करते हैं। पहली स्टोरी धर्मस्थला से जुड़ी है। धर्मस्थला के बारे में आप लोग लगातार खबरें सुन रहे हैं, क्राइम तक पर प्रोग्राम देख रहे हैं। इसी धर्मस्थला से एक बहुत ही शॉकिंग मिस्ट्री सामने आई है। आप सबको पता है कि धर्मस्थला जो कर्नाटक का टेम्पल टाउन के तौर पर जाना जाता है, वहाँ पर सैकड़ों लाशें उस धर्मस्थला में नेत्रावती नदी के इर्द गिर्द दफनाए जाने की खबर सामने आई है। असल में एक ऐसा शख्स सामने आया जिसने क्लेम किया कि जब वो वहाँ पर सफाई कर्मी के तौर पर काम किया करता था, उस समय कई लड़कियों और महिलाओं की हत्याएं हुई, उनके साथ अब्यूज़ हुआ, उनके साथ बलात्कार जैसी घृणित घटनाओं को अंजाम दिया गया और फिर उनकी लाशों को ठिकाने लगा दिया गया। लाशों को अलग अलग जगह पर दफनाने के लिए उसे खुद मजबूर किया जाता था। ऐसा दावा उस सफाई कर्मी ने अभी किया है और उसके इस दावे के बाद पूरे कर्नाटक में भूचाल की स्थिति है और इस मामले की जांच के लिए अलग से एसआईटी बना दी गई है। लेकिन अब इस कड़ी में कई लोग सामने आ रहे हैं जो अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग दर्द भरी कहानियाँ एसआईटी को सुना रहे हैं। एक महिला जिनका नाम इंद्रावती है, वो अब एसआईटी के सामने आई है। सोमवार को इंद्रावती ने एसआईटी के सामने आकर बाकायदा लिखित तौर पर अपना बयान दिया, अपनी कंप्लेंट दी और ये बताया कि 38 साल से वो अपनी बहन के साथ हुई ज्यादती और उसकी हत्या के मामले में इंसाफ का इंतज़ार कर रही है। 38 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है। 38 साल तो कई लोग जी भी नहीं पाते और इन 38 सालों तक एक परिवार अपनी बेटी की मौत के मामले में इंसाफ का इंतज़ार कर रहा है। कहानी कुछ ऐसी है कि 22 दिसंबर 1986 को एक लड़की जो उन दिनों एसडीएम कॉलेज में पढ़ती थी और एसडीएम कॉलेज वहीं पास में उजीरे एक जगह है, वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर पढ़ती थी। वो धर्मस्थला में दर्शन के लिए या घूमने के लिए गई थी और वहाँ से वो गायब हो गई। घर वाले बहुत परेशान हुए, उसको ढूंढते रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले जिसमें अलग अलग महिलाएं और लड़कियां गायब हुई। ठीक उसी तरह से वो लड़की जो गायब हुई थी उसका नाम पद्मलता था, तो पद्मलता का भी कोई पता नहीं चला। घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और कई दिनों के बाद 22 दिसंबर को ये गायब हुई थी और 17 फरवरी 1987, मतलब अगले साल, दिसंबर के बाद फरवरी, 17 फरवरी 1987 को उसकी बॉडी मिली नेरिया नहर के पास। नेरिया एक नहर है जो पानी का सोता वहाँ से बहता है, उसके पास। और वो लाश जो है शत विशत हालत में थी और बहुत ही बुरे कंडीशन में थी। फिर चूँकि उसकी पहचान हो गई, घर वालों ने पहचान कर ली, तो वो लाश जो है घर वालों के हवाले कर दी गई। लेकिन घर वालों को चूँकि इंसाफ का इंतज़ार था तो उन्होंने लाश का उस विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं किया जैसा आमतौर पर हिंदू लोग किया करते हैं, यानी अग्नि संस्कार जिसे हम कहते हैं। उन्होंने उस लाश को दफना दिया परिवार वालों ने, इस इंतज़ार में कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो इस मामले की तफ्तीश करेगा और कोई ईमानदार ऑफिसर आएगा जो इस मामले की जांच करेगा, तो उनकी बहन या उनकी बेटी पद्मलता, उसके मामले में भी तफ्तीश होगी और उसे भी इंसाफ मिलेगा। 38 साल से एक लाश वहाँ अपने इंसाफ का इंतज़ार कर रही है और वह ज़मीन के नीचे दफन है। पद्मलता की बहन इंद्रावती ने पुलिस को यह बताया है कि उनके पिता अब तो खैर इस दुनिया में नहीं है। उनके पिता सीपीआईएम के लीडर हुआ करते थे और जब उनकी बेटी की मौत हो गई तो वो बहुत विचलित हुए और उन्होंने तत्कालीन जो सरकार के लोग हैं, बड़े बड़े नुमाइंदे मंत्री, उनसे भी मुलाकात की। एक तत्कालीन मंत्री हुआ करते थे मिस्टर रचैया, वो इनके घर भी आए थे और इन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी बेटी की मौत के मामले में ज़रूर जांच होगी और इंसाफ दिलाया जाएगा। लेकिन एक वो दिन था और एक आज का दिन है। अभी भी वो परिवार 38 सालों से इंसाफ की उम्मीद में है और पद्मलता की तो खैर हत्या ही हो गई थी, उनके पिता की भी बाद में मौत हो गई। तो इस तरह से पूरा परिवार अब भी इंतज़ार कर रहा है और परिवार ने अब ये दावा किया है कि अगर एसआईटी इस मामले की जांच शिद्दत से करे
तो वो उस जगह की जाकर पहचान कर सकते हैं जहाँ पर उनकी बहन की, पद्मलता की बॉडी जो है वो दफनाई गई थी। अब सवाल यह है कि क्या 38 साल बाद अगर कोई लाश दफनाई गई हो तो वहाँ से कोई रिमेन्स वहाँ से रिकवर हो सकता है? मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन अभी पिछले दिनों धर्मस्थला के मामले में ही मैं कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की बातें सुन रहा था। उसमें कई फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि चाहे वो जितना भी लंबा वक्त बीत जाए, हड्डियाँ जो हैं वो आमतौर पर मिट्टी के नीचे सलामत रहती हैं, थोड़ी बिखर जाती हैं, थोड़ी अलग अलग जगहों पर स्कैटर्ड हो जाती हैं, क्योंकि मिट्टी के नीचे भी तमाम तरह की रासायनिक क्रियाएं, बायोलॉजिकल या जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती रहती है, लेकिन हड्डियां रहती हैं। तो अगर ऐसा है तो 38 साल बाद वो हड्डियां वहाँ से रिकवर की जा सकती है। और सबसे पहले तो यही इस्टेब्लिश करना होगा कि क्या ये वाकई पद्मलता के ही मोर्टल रिमेन्स है या नहीं है, उसी की लाश है या नहीं है। और उसके लिए डीएनए एग्जामिनेशन कराया जा सकता है, जो आज की तारीख में जो है बहुत इजीली होता है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है। लेकिन इसके बाद मौत के तौर तरीकों की जांच 38 साल बाद कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आमतौर पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो हड्डियों पर अगर मान लीजिए कोई घातक चोट लगी हो, किसी धारदार हथियार से हमला किया गया हो या किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार करके कोई हड्डी तोड़ दी गई हो, तो उस फ्रैक्चर को या हड्डियों पर लगे वो मार्क को देखकर फॉरेंसिक के एक्सपर्ट ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किसी इंसान के साथ किस तरह से ज़्यादती हुई होगी और कैसे उसकी हत्या हुई होगी। लेकिन 38 साल बाद इस तरह के सबूत मिल पाएंगे या नहीं, इसमें मेरे मन में थोड़ी शंका है। तो खैर, वजह जो भी हो और कत्ल की वजह पता चले या ना चले, लेकिन ये अपने आप में एक शॉकिंग फैक्ट है कि 38 सालों से कोई परिवार अपने किसी मेंबर के मौत के मामले में इंसाफ का इंतज़ार कर रहा है। देखते हैं अभी धर्मस्थला मामले में क्या होता है, जांच कैसे आगे बढ़ती है और क्या पद्मलता को इंसाफ मिल भी पाता है या नहीं। मैं आप लोगों को आगे भी जब अपनी कहानियां और पेशकश लेकर आऊँगा तो इसके बारे में सूचित करूँगा। अब आइए दूसरी क्राइम की जो स्टोरी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये घटना है जनवरी 2023 की। उत्तर प्रदेश से एक ट्रेन गुजरती है जिसका नाम है त्रिवेणी एक्सप्रेस। इस त्रिवेणी एक्सप्रेस में 17 साल की एक लड़की, यानी एक माइनर गर्ल, वो ट्रैवल कर रही थी और ट्रेन का कंपार्टमेंट ऑलमोस्ट खाली था। और इसी ट्रेन के कंपार्टमेंट में एक पुलिस का कांस्टेबल वो बैठा हुआ था। बरेली के आसपास की ये घटना है। जब ट्रेन आगे बढ़ने लगी, खाली कंपार्टमेंट में वो पुलिस कांस्टेबल मौजूद था। उसने इस एक अकेली लड़की को देखकर उसके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ शुरू कर दी और उसे मोलेस्ट किया, यानी उसके साथ बदसलूकी की, छेड़छाड़ की। पीड़ित लड़की ट्रेन के कमरे में अकेली परेशान रही। वो अपने तौर पर जितना भी रिटेलिएट कर सकती थी उसने किया, लेकिन इसके बाद जब वो डेस्टिनेशन आया, ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, तो फिर वो लड़की जो है वहाँ उतर गई और जो छेड़छाड़ करने वाला पुलिस वाला था वो भी वहाँ से फरार हो गया। पीड़ित लड़की ने इसके बाद पुलिस में कंप्लेंट दी। इस मामले में बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई और छेड़छाड़ करने वाले पुलिस वाले की भी पहचान हुई। कम से कम इल्ज़ाम के तौर पर तो यही था कि पुलिस वाले ने छेड़छाड़ की और उस पुलिस वाले की पहचान हुई तौफीक अहमद के तौर पर। जब मामले के बारे में डिपार्टमेंट को जानकारी मिली तो डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स ने इस मामले की खिलाफ जो है एक इंक्वायरी सेटअप की और तौफीक अहमद को उस समय जो बरेली रेंज के आईजी हुआ करते थे, मिस्टर राकेश सिंह, 2003 बैच के आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने तौफीक अहमद को नौकरी से निकाल दिया। यानी तौफीक के खिलाफ दो मामले चल रहे थे। एक मामला तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का था, जिस इंक्वायरी की बदौलत तौफीक को नौकरी से हटा दिया गया, और दूसरा मामला जो है वो बाकायदा एक क्रिमिनल केस का था, जिसमें पॉक्सो एक्ट के तहत एक बच्ची से मोलेस्टेशन करने के जुर्म में तौफीक के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। तो इस छेड़छाड़ की घटना के बाद तौफीक के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई, नौकरी चली गई और ऊपर से गिरफ्तारी वगैरह भी हुई और पॉक्सो का मुकदमा उसके खिलाफ चलता रहा। वो तौफीक जो है इस मामले में लीगल बैटल लड़ता रहा और उसे
आखिरकार इंसाफ भी मिला। जब जांच हुई, पुलिस ने जो भी रिपोर्ट पेश की उसके खिलाफ, ये मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो बरेली के लोअर कोर्ट ने इस मामले में तौफीक को बरी कर दिया। यानी कोर्ट ने यह कहा कि तौफीक के खिलाफ ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिससे ये बात साबित होती है कि उसने वाकई उस लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी या नहीं की थी, और चूंकि जुर्म साबित नहीं होता है तो इसीलिए तौफीक को बरी किया जाता है। अब तौफीक जिस तरह से कानून की नज़रों में बेदाग या बेगुनाह साबित हुआ, चाहे वो सबूतों की कमी की वजह से हो या जो भी रीज़न हो, अदालत तो सबूतों के हिसाब से ही फैसला करती है। तो जब तौफीक बरी हो गया तो तौफीक ने इस मामले में अपनी नौकरी दोबारा हासिल करने के लिए फरियाद की और डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी, और ख़ासकर जो उस समय के आईजी हैं मिस्टर राकेश सिंह, उनसे भी इन्होंने रिक्वेस्ट की कि हुजूर मुझे नौकरी पे वापस ले लिया जाए, क्योंकि मैं कोर्ट से बरी हो चुका हूँ, मुझ पर वो इल्ज़ाम टिका नहीं है। लेकिन राकेश सिंह जो है अपने फैसले पर अडिग रहे और उन्होंने कहा कि नहीं, कोर्ट का फैसला अपनी जगह पर है, लेकिन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में तुम दोषी हो, इसीलिए तुम्हें जो है हम नौकरी पे वापस नहीं रख सकते। अब ये तौफीक के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि एक पुलिस वाला अगर उसकी नौकरी चली जाए तो जाहिर सी बात है उसका असर ज़िंदगी पर तो होता ही है। तो तौफीक ने इस मामले में इंसाफ की लड़ाई को और आगे हायर कोर्ट तक ले जाने का फैसला किया, और तौफीक पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक लॉयर के बारे में उसे जानकारी मिली, एक एडवोकेट के बारे में उसे जानकारी मिली, जिससे तौफीक ने कांटेक्ट किया। इस लॉयर का नाम था अनुरा सिंह, एक नए उम्र की लेडी लॉयर, जो महिला एडवोकेट, लेकिन काफ़ी होनहार और काबिल। इनकी चर्चा जो है तौफीक ने सुनी थी, तो तौफीक ने अनुरा सिंह से कांटेक्ट किया। अनुरा सिंह को अपनी पूरी कहानी बताई और ये भी बताया कि उसे गलत तरीके से फैब्रिकेट किया गया। लोअर कोर्ट से वो बरी हो चुका है, लेकिन अब भी उसको डिपार्टमेंट में रीइंस्टेट नहीं किया जा रहा है, यानी दोबारा नौकरी पर बहाल नहीं किया जा रहा है। और एक ऑफिसर हैं जो उनके खिलाफ एक तरह से वीटो लगाकर बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल उसे परमिट नहीं कर रहे हैं, जबकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत ऐसे नहीं है जिससे उसका दोष साबित होता हो। अनुरा सिंह ने पूरे केस को बहुत बारीकी से पढ़ा। कोई भी एडवोकेट किसी मामले में पैरवी करने से पहले उस केस को बारीकी से समझता है, पढ़ता है। अनुरा सिंह ने पढ़ा और उसे प्राइमा फेसाई तौफीक की बातों में सच्चाई नज़र आई, और उसने कहा ठीक है, मैं अब तुम्हारा मुकदमा लड़ूंगी। आगे जब ये केस अदालत में पहुंचा तो अनुरा सिंह ने इस मामले में समन भिजवाया कोर्ट के ज़रिए राकेश सिंह, जो आईजी हुआ करते थे, जिन्होंने तौफीक को नौकरी से हटाया था, उनको। और अब इस कहानी का वो मेन पोर्शन या मेन पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो राकेश सिंह आईजी हैं, ये अनुरा सिंह के पिता हैं। यानी एक बेटी लीगल बैटल में अपने मुवक्किल की तरफ से अपने पिता को चैलेंज कर रही थी, एक पुलिस ऑफिसर को चैलेंज कर रही थी, जो अब तो सर्विस में नहीं है, रिटायर्ड हो चुके हैं। और इसी रिटायरमेंट के बाद उनको तौफीक अहमद के मामले में समन करके कोर्ट में बुलाया गया, कटघरे में बुलाया गया, जहां उनसे उनकी बेटी अनुरा सिंह ने कई सवाल किए। राकेश सिंह जो उनके पिता हैं, रिटायर्ड आईजी, उनसे पूछा कि किन परिस्थितियों में आपने जांच की, क्या क्या आपके फाइंडिंग्स रहे, कैसे जुर्म साबित हुआ, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में क्या बातें हुई, क्योंकि लोअर कोर्ट ने तो बरी कर दिया। अगर आपकी इंक्वायरी में इतना दम होता, पुलिस की जांच में इतना दम होता, तो लोअर कोर्ट ने बरी भी नहीं किया होता। लेकिन जो राकेश सिंह हैं वो अपने डिपार्टमेंट को डिफेंड करते रहे। जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई उसमें जिन बातों का ख्याल रखा गया था, उन सारी बातों का उन्होंने हवाला दिया। लेकिन अनुरा सिंह ने यह बताया कि इस मामले में जो लीगल प्रोसीज्योर है, डिपार्टमेंटल प्रोसीज्योर, रूल बुक के मुताबिक, उस इंक्वायरी में सारे लीगल प्रोसीज्योर का ख्याल नहीं रखा गया। और जिस तरह से एक तरफा फैसला करके तौफीक अहमद को इस मामले में नौकरी से हटा दिया गया, वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। कोर्ट अनुरा सिंह के इन लॉजिक से, इन तर्कों से काफ़ी संतुष्ट हुआ, और कोर्ट ने जो राकेश सिंह की बातें सुनी, उनको सुनने के बाद उन्होंने उनके तर्कों को खारिज कर दिया। यानी जो पिता तौफीक अहमद को नौकरी से हटा चुके थे आईजी के तौर पर, उस पिता की बातों को कोर्ट ने दरकिनार किया, और अनुरा सिंह ने अपने मुवक्किल तौफीक अहमद के हक में जो दलील दी, उस दलील को हाई कोर्ट ने स्वीकार किया। और इसके बाद हाई कोर्ट ने बाकायदा एक ऑर्डर पास किया जिसमें फ़ैसला तौफीक अहमद के हक में हुआ, और
बरेली पुलिस को ये आदेश दिए गए कि वो तौफीक अहमद को नौकरी पर वापस ले। यानी 2023 में छेड़छाड़ के एक इल्ज़ाम के बाद जिस तौफीक अहमद को नौकरी से हटा दिया गया था, उसे 2025 में वापस उसकी वर्दी मिल गई, नौकरी वापस मिल गई। और वर्दी छीनने वाला कौन था? एक पिता था जो तत्कालीन आईजी था, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसने वर्दी छीनी थी। और वर्दी दिलाने वाली कौन थी? वो उसी पिता की, आईजी पिता की बेटी थी, जो एक एडवोकेट के तौर पर एक मुवक्किल को डिफेंड कर रही थी। तो कानून की दुनिया में और कोर्ट कचहरी में इस तरह के मामले आमतौर पर देखने को नहीं मिलते, लेकिन ये एक अनोखा मामला है जिसमें एक प्रोफेशनल लॉयर अपने मुवक्किल को डिफेंड करती हुई उससे केस जिताने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल पुलिस वाला जो भी ऑब्जर्वेशन एज एन ऑफिसर उनका था वो कोर्ट में पेश करते हैं। तो दोनों अपने अपने हक की बात करते हैं। फैसला तो किसी एक के हक में होना था। जब आईजी राकेश सिंह, तत्कालीन आईजी राकेश सिंह से इसके बारे में पूछा गया, इस मामले में जब उनकी हार हुई, पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि उनकी बेटी ने यह मुकदमा लड़ा और जीता। वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ से जो इंक्वायरी की फाइंडिंग्स थी वो उन्होंने कोर्ट को बताई। उनकी बेटी ने एक प्रोफेशनल लॉयर के तौर पर जो भी तर्क उनके थे वो उन्होंने कोर्ट को बताया। इसके बाद फैसला कोर्ट को लेना था, कोर्ट ने फैसला लिया, उससे कोई गिला शिकवा नहीं, बल्कि उन्हें इस बात का गर्व है कि उनकी बेटी ने ये लीगल बैटल उनके खिलाफ लड़ा और इसके बावजूद वो जीत गई। तो ये थी कहानी जो अपने आप में थोड़ी अनोखी थी, और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से ये कहानी, ये वाक़या ज़रूर शेयर करना चाहिए। आप लोगों का नज़रिया क्या है इस पर? आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और धर्मस्थला वाले मामले में भी 38 साल से ज़मीन के नीचे दफन एक लाश जिस तरह से अपने इंसाफ का इंतज़ार कर रही है, उस पर भी आपका नज़रिया या सोच क्या है, प्लीज़ हमें बताइएगा। फ़िलहाल इतना ही, लेकिन इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले आइए कुछ कमेंट्स जो आप रेगुलरली मेरी स्टोरीज़ पर करते हैं उनमें से कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं और कुछ लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी वो स्टोरी उत्तर प्रदेश के शामली से थी, जिसमें एक शख्स की हत्या उसकी पत्नी की आंखों के सामने हुई थी, और कुछ कोड वर्ड्स पुलिस को पता चले थे जिन कोड वर्ड्स के ज़रिए वो पत्नी कातिलों के साथ मिली हुई थी और उनके साथ कम्युनिकेट कर रही थी। और बाद में जब कत्ल का खुलासा हुआ, जब कातिल बीवी पकड़ी गई, तो उन कोडवर्ड की बात भी सामने आई। हालांकि कई सारे हमारे दर्शकों ने ये कहा है कि जिस आदमी की हत्या हुई वो तो बेचारा मर गया, कातिल ज़रूर पकड़े गए, पत्नी जो है, जो हत्या की साजिश में थी और जो कोडवर्ड से कातिलों से बात कर रही थी, ये बात पुलिस को कैसे पता चली? क्योंकि पत्नी खुद कोडवर्ड के बारे में क्यों बताएगी? तो मेरे कई दर्शकों ने ये सवाल पूछा है। मैंने कुछ एक लोगों को यूट्यूब जो है उसमें कमेंट करके, पर्सनली लिख कर, टाइप करके भी इसका जवाब दिया, लेकिन अभी मैं वर्बली भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ज़्यादातर मामले ऐसे होते हैं जिसमें अपराधी जब तक पुलिस से बचने की कोशिश करते हैं तब तक तो वो अपना मुंह सी कर रखते हैं, कुछ नहीं बोलते, टाइट लिप्ड जिसे कहते हैं, उस तरह रहते हैं। लेकिन जब वो टूट जाते हैं और जब उनका भांडा फूट जाता है, तो चूंकि इतने दिनों तक वो इतने मानसिक तनाव से गुजर रहे होते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा शातिर अपराधी हो, जब पुलिस के सामने वो टूटता है ना, तो वो कई ऐसी कहानियां भी बताता है जिसके बारे में पुलिस सोचती भी नहीं है और पुलिस ने कभी पूछा भी नहीं होता है। तो इस मामले में जो महिला है जिसने कोडवर्ड से अपने पति का कत्ल करवाने के लिए कातिलों से बातचीत की, बहुत मुमकिन है कि इस महिला ने अब पूछताछ में ही उस कोडवर्ड का खुलासा किया होगा। और इसके अलावा जिन कातिलों से ही वो बात कर रही थी कोडवर्ड के सहारे, वो कातिल भी तो पकड़े गए, उनसे भी पूछताछ हुई तो उन्होंने भी बताया कि किस तरह से जो कातिल बीवी है वो उन्हें टिप ऑफ दे रही थी, बता रही थी कि कहाँ पर हमारी लोकेशन है, कब हम कहाँ पहुँच रहे हैं। और कोडवर्ड यानी सांकेतिक भाषा में वो एक एक चीज़ किस तरह से बता रही थी, उसके बारे में पकड़े गए दूसरे कातिलों ने भी बताया होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कोई अपराधी पुलिस के सामने टूट जाता है पूरी तरह से और उसकी पोल खुल जाती है, तो वो खुलकर सारी बातें बताता है। तो कोडवर्ड का खुलासा इसी तरह से पुलिस के सामने हुआ। तो आई होप कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं जो आप लोगों ने इससे पहले, इसके अलावा मेरी इस स्टोरी पर किए हैं। प्रोफ्रेनी
पोपोफ्रेनी के नाम से एक आईडी है, उन्होंने ये लिखा है कि आपकी क्राइम स्टोरी कहने का तरीका बहुत ही बढ़िया है, बोरियत नहीं होती है। थैंक यू वेरी मच आपके इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। इसके अलावा राघवेंद्र सेन ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि इन्होंने भी कॉम्प्लीमेंट किया, स्टोरी टेलिंग की तारीफ़ किया, बहुत धन्यवाद आपका। और भास्कर अरगड़े साहब ने यह कहा है कि कहानी जितनी पुरानी होती है उतनी ही रंग लाती है, और उन्होंने भी बहुत सारी पॉजिटिव बातें लिखी हैं। थैंक यू वेरी मच भास्कर जी। इन्फिनिटी कुमार के नाम से एक आईडी है। देखिए, कुमार तो एक ह्यूमन सरनेम है और इन्फिनिटी मतलब ऑब्वियसली उसका इंसान से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, किसी का नाम नहीं होता, तो मुझे नहीं पता आपने क्या सोचकर अपना आईडी इस तरह से रखा है, लेकिन खैर जो भी है। इन्होंने कहा कि जब वो स्टोरी सुन रहे थे और तो जो भी इन्होंने लिखा है कि जब से इसके बारे में सुना है उस मासूम का फेस मेरी आंखों से नहीं हट रहा। तो हो सकता है कि ये विक्टिम के बारे में ये कह रहे होंगे कि विक्टिम जो है वो इनोसेंट था और उसकी हत्या हो गई। सलीम सैयद साहब ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका सलीम जी, बहुत धन्यवाद आपका। और इन्होंने कहा है कि विवाह समझौते में शामिल होने से पहले दोनों पक्षों को से जो जोड़े हैं, दोनों पक्षों को जोड़े से उनकी स्पष्ट राय पूछनी चाहिए। बिल्कुल, ये बात बहुत सही है कि शादी से पहले ही जो है लड़का लड़की से साफ तौर पर पूछ लिया जाए और गार्जियंस जो है वो अपनी रज़ा या अपनी जो सोच है वो बच्चों पर आज के ज़माने में न थोपें तो बढ़िया है। लेकिन कई सारे ऐसे भी मामले होते हैं सलीम साहब जिसमें शादी के समय तो कोई अफेयर नहीं होता, नीट एंड क्लीन मामला है, शादी कर ले रहे हैं, लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि अफेयर शुरू हो गया। तो ऐसे मामलों का क्या कर सकते हैं? मेरे हिसाब से बात शादी के पहले हो या शादी के बाद हो, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है, इंसान को खुद पर तो संयम रखना होगा। प्यार है, कभी भी हो सकता है, ऐसा कह के अगर किसी भी रिलेशनशिप में कभी भी आप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो ख़तरनाक हो सकता है। दीपक अधिकारी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद दीपक। एक और हमारे दर्शक हैं 352, इन्होंने इनके आईडी में लिखा हुआ है, ये लिख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि सर मैं नेपाल से हूँ और दीपक कड़का इनका नाम है। ये लिख रहे हैं कि आपकी स्टोरी टेलिंग का तरीका बहुत ही उम्दा है, ग्रीटिंग एंड अप्रिशिएट, इन्होंने ये लिखा है। आतिफ साहब ने लिखा है, सर आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर सो मच अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्रेसिडेंटेड रेगुलरिटी, स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड। ये रिकी सलारिया लिख रहे हैं। रिकी जी, आप लोगों ने मतलब मुझे पाबंद कर रखा है कि बिल्कुल हाजिर होना है चाहे जो हो जाए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हफ्ते में 5 दिन जो वर्किंग होते हैं मेरे, तो मैं उन 5 दिन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तो आई होप कि 2-3 हफ्तों से ये सिलसिला तो विदाउट एनी ब्रेक चल रहा है और आप लोगों की हौसला अफजाई का ही नतीजा है। प्रदीप भंबू जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। राघवेंद्र तिवारी जी का कमेंट है, महिपाल सिंह जी हैं, रेखा भट्ट जी हैं, और इसके अलावा फ़खरे आज़म साहब का कमेंट है। फ़खरे आज़म तो सरनेम है, लेकिन हाँ, फ़खरे आज़म ने ही कमेंट भी किया। उन्होंने कहा है कि आवाज़ बहुत अच्छी है और आपकी कहानी मैं रोज़ सुनता हूँ, थैंक यू वेरी मच। सतीश त्यागी जी ने नमस्ते किया है और ये कहा है कि मैं डेली आपकी कहानी सुनता हूँ। आज की कहानी में जो सिटीज़ के नाम आपने लिए वो मेरे होम टाउन के आसपास के हैं, लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ। आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगता है, सतीश त्यागी, थैंक यू वेरी मच सतीश जी। अनस प्ले टाइम हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने भी थम्स अप भेजा है। लकी सिंह साहब का भी कमेंट है और इसके अलावा मिस रिवी के नाम से एक आईडी है और इन्होंने कहा है कि ऑलवेज लिसन टू योर शो, वेरी गुड नरेशन, इन्होंने लिखा है। शम्स खान साहब, अब लाइव क्यों नहीं सुनाते, शुरू में रोज़ लाइव कहानी आती थी। ये महमूद आलम शेख साहब ने ये बात कही है। देखिए, ये सवाल अगर आप शम्स सर की जो स्टोरीज़ है उसके नीचे अगर ये सवाल आप लिखें तो जाहिर है उनको पता भी चले, तो आप ज़रूर लिखिए। और बाकी लाइव क्यों नहीं सुनाते, तो इसका जवाब जो मुझे समझ में आता है वो यही है कि शम्स सर जो है व्यस्त रहते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां उन पर हैं, तो चूँकि वो भी मिस नहीं करना चाहते, बल्कि वो तो वीकेंड पर भी सैटरडे को हाजिर होते हैं, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए शायद वो पहले अपनी स्टोरीज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यही वजह है कि वो लाइव नहीं आ पाते। लाइव आ पाना ऑब्वियसली उसमें एक अलग किस्म की बाध्यता होती है ना। आप समझिए कि दुनिया के किसी भी कोने में इंसान रहे, रात को 9 बजे अगर वो हाजिर हो जाए तो उसके लिए थोड़ा तो कंपल्शन होता है। लेकिन अगर आदमी पर ये आज़ादी हो कि वो कहीं पर भी है, अपनी स्टोरी रिकॉर्ड कर दे रहा है 24 घंटे में कभी भी, तो उसे थोड़ा सा तो बेनिफिट मिलता है। तो यही वजह है कि मेरे ख्याल से शम्स सर जो है लाइव कहानी नहीं सुनाते हैं। इसके अलावा टेक्निकल
रोहित के नाम से एक आईडी है, बहुत धन्यवाद, इन्होंने कमेंट किया है। और होमी राय साहब हमारे रेगुलर लिसनर हैं। तनुजा वर्मा ने भी कमेंट किया है और ये 1.5 साल से इन्होंने बताया कि वो स्टोरीज़ मेरी सुनती है, लेकिन आपका रिप्लाई नहीं आता है, इसलिए मैं कमेंट करना छोड़ रही हूँ, इन्होंने ये लिखा है। हालांकि उन्होंने बाद में मेरे लिए दुआएं भी दी है और कहा है कि गॉड ब्लेस यू सर जी। तो थैंक यू वेरी मच सारे लोगों का। आप लोग जो मुझे ये डराते धमकाते हैं ना कि मैं अब कहानियाँ नहीं सुनूंगा, ये आखिरी कमेंट है, इसके बाद कमेंट नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं मिलूँगा, इसमें भी बहुत गर्माहट और प्यार जो है वो झलकती है। मैं आप सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपके सारे कमेंट्स को बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिवली सारे कमेंट्स लूँ। बहुत धन्यवाद आपका, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।